नमो बुद्धाय। दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारे गौरव में। दोस्तों जब भी हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो नागवंश का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में नागवंशी इतने समृद्ध और शक्तिशाली कैसे थे? उनके अपार वैभव और व्यापारिक कुशलता का राज क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का वैश्य समाज जो व्यापार के लिए जाना जाता है उसका सीधा संबंध नागवंशी परंपरा से है? आज के इस विशेष वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर दबा दिया गया है। हम जानेंगे नागवंश की समृद्धि, उनके वैश्विक व्यापारिक संबंध और वैश्य समुदाय के साथ उनके अनसुने ऐतिहासिक जुड़ाव के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज कई भ्रांतियां टूटने वाली हैं। छठी सदी ईसा पूर्व की बौद्ध जातक कथाओं में वाराणसी के निकट बढ़इयों के ग्राम बसे होने का उल्लेख है। आलिन चित्त जातक संख्या 156 के अनुसार वाराणसी के निकट 500 बढ़इयों का ग्राम था जो जंगल से लकड़ी काटकर नौकाओं से ढोकर लाते थे तथा उनसे घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाते थे। इसी प्रकार महावस्तु में कपिल वस्तु की शिल्पिक श्रेणियों का वर्णन है। वे हैं संगीतकार, सुनार, बैंक चलाने वाले, वस्त्र विक्रेता, शंखकार, हाथी दांत का काम करने वाले, जौहरी, पत्थर का काम करने वाले, इत्र बनाने वाले, संदूक बनाने वाले, तेली, घी बेचने और खरीदने वाले, चीनी बनाने वाले, पानी बेचने वाले, रुई बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, जौ और गेहूं का आटा बेचने वाले, फल विक्रेता, कंद बेचने वाले, गंध बेचने वाले, शराब बेचने वाले, मिश्री बेचने वाले। इसी प्रकार राजगृह के मनुष्यों का विभिन्न ढंगों, नाचना, गाना, कलाबाजियां आदि के मनोरंजन करने वाली श्रेणियों का भी महावस्तु में वर्णन है। पाटलिपुत्र गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी। यह नगर देश का सबसे विशाल व सर्वाधिक समृद्धि था, साथ ही व्यापार का प्रमुख केंद्र भी। इसी प्रकार पश्चिम में उज्जैन भी बहुत वैभवशाली था तथा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। यह गुप्त साम्राज्य के पश्चिम भाग के व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था और विदेशी व्यापार के लिए भरूच बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम कालीन, जिनका समय काल है 415 से 455 ईस्वी, दामोदरपुर की तांबे की प्लेट में सार्थवाह यानी व्यापारियों के संघ या कारवां के प्रधान तथा प्रथमा कुलिका, कुलिका मतलब शिल्पिक श्रेणी का प्रधान, का भी उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य की सीमाएं एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर अरब सागर को छूती थी। इस कारण देशी व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार की भी बड़ी उन्नति हुई। भारत से कपड़ा, बीज, दवाइयां, नारियल, हाथी दांत, हीरे, मोती बाहर विदेशों को भेजे जाते थे तथा सोना, चांदी, तांबा, सीसा, रेशम, घोड़े भारत को आते थे। पश्चिम में भरूकच्छ, खंबात आदि बंदरगाहों से यूरोप के अन्य देशों के साथ व्यापार होता था तथा ताम्रलिप्तिका के बंदरगाह से श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और चीन आदि के साथ। दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। उक्त काल में दक्षिण पश्चिमी भारत में अरब, रोक और ग्रीक से व्यापारिक संबंध के अकाट्य प्रमाण हैं। पहली सदी ईस्वी में रोम से भारत आने वाले व्यापारियों की गतिविधियों के हमारे पास पक्के प्रमाण हैं। नीलकंठ शास्त्री उनका उल्लेख करते हुए लिखते हैं, पेरिप्लय के लेखक तथा स्ट्राबो के अनुसार मिस्र से बड़े बड़े जहाज उनके काल में भारत आते थे। तमिल के संगम साहित्य के अनुसार समुद्री किनारे के शहरों में यवनों यानी यूनानियों की आबादियां थीं। पांडिचेरी के निकट अरिक्कामुडिरू के पिछले दिनों हुई
खुदाई में रोमन व्यापारियों के एक बड़े केंद्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां से ईस्वी की प्रथम 2 सदियों तक के बर्तनों के ढेर सारे अवशेष मिले हैं। रोम के शाही सिक्कों के ढेर अन्य भारतीय स्थानों से मिले हैं। मुख्यतया दक्षिण भारत में प्रथम सदी ईस्वी में अरब व्यापारियों का पेरिप्लस में वर्णन है। वे अपने स्वयं के जहाजों भारत के बंदरगाहों को लाते थे। पेरिप्लस से पता लगता है कि भारतीय व्यापारी भी इस काम में पूरा पूरा हिस्सा लेते थे। प्रथम सदी ईस्वी में भारत से माल से लदे हुए जहाज अरियका, वहां का प्रमुख बंदरगाह बरीगजा था, से लगातार फारस की खाड़ी, अरब के दक्षिणी किनारे तथा अफ्रीका के लाल सागर के किनारे तक जाते थे। देश में शिल्पिक श्रेणियों के द्वारा भारी उत्पादन तथा उनके विदेश व्यापार ने उक्त क्षेत्रों को समृद्ध बना दिया था। यही मुख्य कारण था कि उन शिल्पिक तथा व्यापारिक श्रेणियों ने बौद्ध भिक्षुओं को भारी दान दिए, जिनमें बड़ी बड़ी गुहा और चैत्य मुख्य हैं, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। सातवाहन युग में भारत के दक्षिण पश्चिम में ऐसी शिल्पिक और व्यापारिक श्रेणियां खूब फली फूली, जो बैंकों का भी काम करती थी। आरजी भंडारकर ऐसी श्रेणियों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य जो शिल्प, व्यापार आदि आर्थिक धंधों में लगे थे, ऐसा लगता है उन्होंने भारी धन संचय किया था। कार्ले की महान चैत्य वैजयंती के एक श्रेष्ठी ने बनवाई थी और एक अन्य चैत्य गुफा कन्हेरी में थी, जो उनके बहुत भारी मूल्य के दान कहे जा सकते हैं। एक निगम सभा तथा नगर निगम सभा यानी कि टाउन कॉरपोरेशन का उषभदत्ता के नासिक अभिलेख में उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि आजकल की म्युनिसिपल कमेटी या निगमों की तरह उस काल में भी संस्थाएं हुआ करती थी। सार्थवाह के बारे में बात करेंगे। व्यापार के समुन्नत होने के कारण थे सातवाहन गुप्त साम्राज्य में पूर्ण शांति व सुरक्षा का होना, सरकार की ओर से किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप न किया जाना तथा अच्छे व्यापारिक मार्गों का होना, जो पाटलिपुत्र, भरुकच्छ, ताम्रलिप्तका, पेशावर, प्रयाग, विदिशा, उज्जैन आदि शहरों को एक दूसरे से मिलाते थे। इन मार्गों पर व्यापारिक संघों के बड़े बड़े काफिले चला करते थे। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के अनुसार ऐसे सार्थवाहों के 500-500 गाड़ियों के विशाल काफिले चोर, डाकुओं, जंगली जानवरों की कठिनाइयों को झेलते हुए रात दिन भारत के बीहड़ जंगलों व रेगिस्तानों के विभिन्न व्यापारिक मार्गों पर चला करते थे। हम बात करेंगे वणिक व्यापारी और अनार्य नाग जाति। ऋग्वेद में पणि नाम के व्यापारी का विस्तृत वर्णन है। इंद्र की दूती शर्मा पणियों के द्वारा छुपा कर रखी गई गायों को छुड़वाने के लिए इंद्र की ओर से बातचीत करने के लिए आई। ऋग्वेद में इस वार्तालाप का वर्णन है, मगर पणियों ने वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंततः इंद्र ने आक्रमण कर दिया और ऋग्वेद के अनुसार पणि अपनी सेनाओं सहित भाग खड़े हुए। इंद्र ने गाय छुड़ा ली। इसी प्रकार पणियों की हार का वर्णन जो आप श्लोक देख रहे हैं उसमें दिया गया है। इसका अर्थ इस प्रकार है, हे इंद्र, गौएं हरण करने वाले असुर की गुहा यानी दुर्ग का तूने द्वार खोला। उस समय पीड़ित हुए देव यानी आर्य निर्भय होकर तेरे पास आ गए, तेरे आश्रय को प्राप्त हुए। क्योंकि पणि लोग इंद्र पूजा के विरोधी थे, अतः ऋग्वेद आर्य उन्हें असुर या दस्यु कहकर पुकारते थे। उनके देवता का नाम बल था, जो कि सूर्य देवता का प्रतिनिधि था, मगर उसे वृत्त के रूप में पहचाना गया है, जिसने देवताओं आर्यों की गाय चुरा ली थी और उनका विरोध भी प्रकट किया गया है। प्रकट है कि उक्त युद्ध का कारण यही था कि पणियों ने देवताओं बल असुर ने आर्यों इंद्र की गाय चुरा ली थी। शर्मा के कहने पर भी जब गाय न छोड़ी गई तो युद्ध हुआ और पणियों को हराकर इंद्र ने बल के दुर्ग का
द्वार खोलकर गायों को स्वतंत्र करा लिया। अब प्रश्न उठता है कि पणी कौन थे तथा इनका बाद का इतिहास क्या है। इस विषय पर डी कौशाम्बी प्रकाश डालते हैं। पणी लोग आर्य नहीं लगते, मगर यह शब्द भारतीय परंपरा में जीवित रहा। आज के बनिया यानी व्यापारी संस्कृत शब्द बनिक से आता है, जो कि अवश्य पणी शब्द से ही आया होगा। संस्कृत में पण एक सिक्का होता है। भारत में पहले के सिक्कों की तोल की मानक विधा निस्संदेह ही हड़प्पाई थी। इससे ऐसा लगता है कि कुछ हड़प्पाई लोग आर्यों के लोभ से बच गए, ताकि पुराने उद्योग धंधे तथा व्यापार आदि बचे रहें। विद्वानों के अनुसार यह साफ प्रमाणित हो जाता है कि पणी अन्य कोई नहीं, सिंधु घाटी का व्यापारी वर्ग था, जो विश्व के दूर दूर के देशों तक व्यापार करने तथा समुद्र यात्रा करता था। बौधायन धर्मसूत्र के 1:1:24 के अनुसार जो ब्राह्मण यानी आर्य समुद्र यात्रा करते थे, शास्त्र विहित होने के कारण जाति से बाहर माने जाते थे, यानी उक्त पणी अनार्य होने के साथ साथ समुद्र यात्रा भी करते थे। यही वर्ग बाद में पणिक यानी पनिक फिर बनिक कहलाया, जो आज के बनिया व्यापारी का पूर्वज था। पाली भाषा में पाकिस्तान पर बा हो जाता है, अतः पणिक का रूप बणिक हो गया। अविनाश चंद्र दास बनिक व्यापारियों के पश्चिमी देशों को पलायन पर प्रकाश डालते हैं। पणी जो भारतीय व्यापारी थे, पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापार करते थे। बाद में आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप सप्त सिंधु से गुजरात तथा पश्चिमी तट के रास्ते से मालाबार तट को चले गए। वहां से वे समुद्र के रास्ते दजला फरात के किनारों पर चले गए। वहां से उन्होंने अपनी सभ्यता का प्रसार किया। आगे वे भूमि के रास्ते से भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे फोनिसिया अथवा लेबनान गए। वहां उन्होंने उत्तरी अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। वे युद्ध में पकड़े गए और खरीदे गए गुलामों से अपने माल का उत्पादन कराते तथा दक्षिणी यूरोप में व्यापार करते थे। अब हम बात करेंगे थोड़ी बल या बाल देवता की। यह बहुत ही मनोरंजक बात है कि मिस्र तथा इजराइल में बल देवताओं का संबंध हाइक्सोस लोगों से पाते हैं। भारत में पणी या वणिक लोगों का संबंध इक्ष्वाकुओं से बताते हुए अविनाश चंद्र दास लिखते हैं कि फोनिशियनों में विश्व उत्पत्ति की ऐसी मिलती जुलती कथाएं प्रचलित हैं, जिसका वर्णन ऋग्वेद में है, तथा वे सप्त सिंधु के आर्यों की तरह प्रकृति पूजक थे। उनका प्रमुख देवता बाल था, जो सूर्य देवता या अरानुस या वरुण था। उक्त देवता बल का नाम ऋग्वेद में भी आया है और जिसकी पहचान सूर्य अथवा ऋभुष से की गई है, जिसे सायण ने सूर्य किरण के प्रतीक के रूप में पहचाना है, जो बल या बाल का पुत्र था। अब थोड़ी जानकारी डालेंगे हम राजा अग्रश्रेणी या अग्रसेनी तथा सिकंदर के बारे में। बुद्ध के काल में तथा उसके बाद जबकि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उनका अस्तित्व था। सिकंदर की अनेक राज्यों में भेंट हुई, जो वास्तव में जनतांत्रिक संघ थे। उनमें से एक अग्रश्रेणी अथवा अग्रसेनी थे। केपी जायसवाल इन लोगों की बहादुरी तथा शक्ति का विवरण देते हुए लिखते हैं कि सिकंदर अंतिम दो जनतांत्रिक संघों से मिला, जो पड़ोस में थे। अगसिनाय, जिनकी सेना की संख्या, अगर हम डायोडोरस पर विश्वास करें तो 40,000 पैदल 3,000 घुड़सवार थे। उन्होंने अपनी सकरी गलियों को बंद कर दिया तथा अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़े। यहाँ तक कि सिकंदर को दबावपूर्ण आक्रमण करने में अपने अनेक मैसिडोनियन जवान गंवाने पड़े। कर्टियस के अनुसार जब वे बहादुर भारी दबाव को सह नहीं पाए, तो उन्होंने जिनको राजपूत करते हैं यानी कि जौहर अर्थात बच्चों तथा पत्नियों को घरों में आग लगाकर जला दिया। यूरोप के विद्वानों ने अपनी पहचान अर्जुनों से की है, मगर भाषाई तर्क के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना, अग्र तथा श्रेणी, और मुख्य शब्द कौटिल्य के जनतांत्रिक संघों के अंतर्गत मिलता है, जिसने उनके मुखियों को राजन नहीं पुकारा, जो बहुत बड़े लड़ाके थे। यहाँ उस श्रेणी रूप मिलता है।
इसका अर्थ है श्रेणी में उनकी एक से अधिक संख्या थी। हम जानते हैं ऐसे संघ अनार्य जातियों में मुख्यतया नागों में थे। अग्रवाल इतिहास चिंतनिका में सत्यकेतु विद्यालंकार का हवाला देते हुए लिखा है कि अग्रवालों के नागवंशी और राजवंशी दो प्रभेद हैं। अग्रसेन के प्रसंग में नागों के वासुकी और कुमुद दो नामों का उल्लेख आया है। नागों का निवास खांडव वन में था, जो अग्रोहा से लगभग 100 मील दूरी पर स्थित था। एक बार कुमुद नाम का राजा अपनी माधवी कन्या को लेकर भूलोक में आया। उस पर इंद्र मोहित हुआ और उसने नागराज से वह कन्या मांगी, मगर नागराज ने उसका विवाह अग्रसेन से कर दिया। वही माधवी कन्या सभी अग्रवालों की जननी है। महालक्ष्मी ने महाराजा अग्रसेन से प्रसन्न होकर कहा, तुम इस समय कोल्हापुर में जाओ, वहां नागराज के अवतार महीधर की कन्याओं का स्वयंवर है, उनसे जाकर विवाह रचाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। अग्रसेन के 18 पुत्रों का विवाह नाग कन्याओं से हुआ, जिनके नाम अग्रवालों के 18 गोत्रों का प्रारंभ हुआ। नागों को हमेशा अनार्य बतलाया गया है। वैश्य अग्रवाल इतिहास के लेखक सत्यकेतु विद्यालंकार ने महाराजा अग्रसेन की वंश शाखाओं का जो वर्णन किया है, उसमें महाभारत कालीन कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि भी हैं। वे लिखते हैं कि अग्रसेन के तीसरे पुत्र कर्णचंद के वंश में मगध के राजा जरासंध हुए। चौथे मणिपाल से गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त हुए। 8वें वासुदेव से शिशुपाल राजा हुआ। नागवंशियों ने वैदिक धर्म छोड़कर बौद्ध मत ग्रहण किया। दिवाकर राजा ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। यह सुविदित है कि इन दोनों धर्मों को अनार्यों ने ही अधिकतर स्वीकार किया था। आज भी कई जिलों में अग्रवाल गृहस्थों के द्वार पर नाग का चिन्ह बना रहता है तथा विवाह में कन्याओं के केशों में एक लट को नाग के फन के आकार में परिणत कर सजाए जाने की परिपाटी है। मारवाड़ी और पूर्वीय अग्रवाल सभी नागवंशी हैं। स्पष्ट है कि अग्रवालों के अधिकतर वर्ग का संबंध निश्चय पूर्वक अनार्य द्रविड़ सभ्यता से है। आज भी भौतिक रूप से उन्हें उत्तर भारत की मंडियों में स्पष्ट पहचाना जा सकता है। काला रंग, कुछ भद्दी शक्ल तथा आर्य विषयों के से स्पष्ट मोटी नाक, जिन्होंने देश के व्यापार अब उद्योग पर भी एकाधिकार स्थापित किया हुआ है। जिन स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली, वहां उनकी अत्यधिक संख्या को आज भी स्पष्ट रूप में तलाश किया जा सकता है। सिंधी, मारवाड़ी और गुजराती वणिकों की प्रसिद्धि को कौन नहीं जानता। दक्षिण पश्चिम भारत में जैन वणिक लोगों में पूजे जाने वाले उन देवताओं जिनके नाम में बल शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे बाहुबल, का संबंध ऋग्वेद में वर्णित पणी लोगों के पूज्य देवता बल से ही है। अग्रवालों की 18 उपजातियों में से गंगल, तायल, मंगल, भंदल, नागल, कुच्छल, जिंदल, बिंदल, मित्तल, गोयल, बांसल, कांसल, सिंगल के नामों के पीछे अल या यल शब्द पाया जाता है। यल यानी अल का अर्थ टोटम या कुल देवता है, जो केवल अनार्य जातियों में होते थे, जैसे कि आर्यों में गोत्र होते हैं। स्पष्टतया वणिक अनार्य हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार अग्रवालों के ये 18 गोत्र उन 18 नाग कन्याओं के नाम पर पड़े, जो अग्रसेन के 18 बेटों से विवाहित थीं। इससे एक बात स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है कि उनके परिवार मातृ प्रधान थे। इसी कारण से ये नाम पत्नियों के नाम पर पड़े, अर्थात वे लोग नाग यानी अनार्य थे। इसलिए कहा जा सकता है कि वणिकों का अधिकतर भाग दास वर्ग का है और उसमें विंशों की संख्या बहुत ही कम है। जैन वणिकों का संबंध तो दासों से ही है। विश्व प्रसिद्ध व्यापारी यहूदी उसी दासपणी की संतान है, जिसने भारत के से जाकर पश्चिम में सिंधु घाटी की सभ्यता को फैलाया है। जैसा कि आधुनिक युग में पश्चिम के व्यापारियों ने सभ्यता को पूर्व में फैलाया, यहूदी लोगों का व्यापारिक अधिकार क्षेत्र आज सारे विश्व तथा अमेरिका तक फैला हुआ है, जिन पर भारत का वणिक वर्ग ही क्यों सारा देश ही गर्व कर सकता है। वणिक नाग अग्रवालों का यदि पुरुष अग्रसेन या उग्रसेन नाग राजा था। महापुराण में उग्रवंशियों को उर्ग या नागवंशी कहा गया है। वणिक शब्द का संबंध यहूदी वर्ग से बतलाया गया है, जो मूल रूप से
प्राचीन काल से ही नाग पूजक थे, यानी वे नाग थे। सातवाहन युग के कुछ दानी बणिक सेठों के नाम दान लेखों में हैं, जिनके नाम के पीछे नाक या नाग शब्द लगा है। यथा एच ल्यूडर्स की सूची संख्या है 1000 के अनुसार कल्याण का व्यापारी गोलनाक पुत्र इसीपाल ने अपने माता पिता के सम्मानार्थ एक गुफा यानी पानी का हौज धम्मदान दिया। सूची संख्या 1005 के अनुसार सोपारा का निवासी जवेरी यानी मणिकार नागपालित व कुटुंबियों ने एक गुफा धम्मदान दी। संख्या 997 के अनुसार व्यापारी अपरेनाक ने गौतमी पुत्र के यज्ञ में दान दिया। अब हम बात करेंगे शहरीकरण की। सिंधु घाटी सभ्यता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले लोगों को अपनी सभ्यता के विनष्ट हो जाने के लगभग 1000 से 1200 साल बाद पुनः उठने का अवसर मिला और आहिस्ता आहिस्ता पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो गए, जिसे विद्वानों ने नाग व्रात्य क्षत्रियों की पुनर्स्थापना कहा। दूसरी ओर उनके श्रमण दार्शनिकों ने अपने प्राचीन धर्म दर्शन बौद्ध और जैन की पुनर्स्थापना की। जिस काल में हर्षक व शिशुनागों ने मगध को अपनी सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बनाया, उसी काल में महावीर और बुद्ध ने भी अपने श्रमण धर्म का दीप जलाकर जनसाधारण के जीवन को आलोकित किया। जैसे ही मध्य व दक्षिण भारत में सातवाहन नाग व नवनागों ने अपनी सत्ता स्थापित की, श्रमण धर्म ने भी अविलंब अपने पैर जमा दिए। सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता के विनष्ट हो जाने के बाद एक बार पुनः अंकुर तीव्र गति से फूटने लगे। बड़े बड़े नगरों की स्थापना होने लगी, यानी शहरीकरण होने लगा। भवन निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग हुआ। बाद में पक्की ईंटों और पत्थरों का उत्तरी भारत में गिरिब्रजा, पाटलिपुत्र, मथुरा, तक्षशिला, अहिच्छत्रा, कौसाम्बी, बनारस, वैशाली, मध्य व दक्षिण में पैठान, नागपुर, विदिशा, उज्जैन, पद्मावती आदि नगर अस्तित्व में आए। यह सुप्रसिद्ध है कि मौर्य सम्राट महान निर्माता थे। चंद्रगुप्त ने लकड़ी के भवनों का निर्माण कराया था। भवन निर्माण के क्षेत्र में मौर्य काल में बढ़इयों ने सर्वाधिक सिद्धहस्तता हासिल की, जैसा कि उस युग में भवन निर्माण में सर्वाधिक लकड़ी का प्रयोग हुआ। स्ट्राबो हमें बताते हैं कि पाटलिपुत्र शहर लकड़ी की एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें तीरों को चलाने के लिए जगह जगह सुराख बने हुए थे। महाराष्ट्र में टाकल घाट की खुदाई में महापाषाण काल 700 से 400 ईसा पूर्व के निवास गृहों के निर्माण में लकड़ी के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। इस युग में पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तरी काले चमकीले मृद भांडों की सभ्यता के अंतिम स्तर पर प्रारंभ हुआ, यानी 400 ईसा पूर्व के बाद। इसी प्रकार अशोक महान अपने निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसने अपने राज्य की सीमा की पत्थर की लाटें तथा स्तूप बनवाए। उन्हें भरहूत व सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध हैं, जो भवन निर्माण कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। विदर्भ में बौद्ध धर्म के प्रभाव से समृद्धि और चैत्य व स्तूपों का निर्माण हुआ। विदर्भ में सर्वप्रथम पक्की ईंटों और पत्थरों का प्रयोग भवन निर्माण के लिए हुआ। डॉक्टर एसवी देव, जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, प्रमाण का विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि ताम्रपाषाण युग में पक्की ईंटों का प्रयोग महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं हुआ था, किंतु प्राचीन ऐतिहासिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग बड़े अनुपात में हुआ। इस युग में पत्थर की मूर्तियां, चैत्य, गुहाएं और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं का निर्माण उक्त क्षेत्र में भारी संख्या में हुआ था। इस युग में महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का भारी बोलबाला था तथा जनसाधारण में भारी समृद्धि थी। भवन निर्माण में पत्थरों व ईंटों का प्रयोग हुआ। मूर्तियां पत्थरों की बनी, उभरे हुए भित्ति चित्र बने, शैल ग्रहों का भारी संख्या में निर्माण हुआ। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये सब प्रगति शहरीकरण, नाग सभ्यता व बौद्ध धर्म की ही उपलब्धि थी? कारण और भी हो सकता है। नागर शब्द, जैसा कि कारकोट, नागर आदि शब्दों में पाया जाता है, निस्संदेह रूप से नाग शब्द से संबंधित है और इस शब्द का देशी भाषा रूप है, जो यह सूचित करता है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति नाग शब्द से है
और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नगरधन शब्द नागरवर्धन में है, स्थापत्य शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है नागर शैली, और इसकी व्याख्या केवल इस बात को आधार मानकर नहीं की जा सकती कि इसका संबंध नगर शब्द के साथ है। मनसार नामक ग्रंथ में यह शैली नाम अवश्य आया है। वह ग्रंथ गुप्त काल में अथवा उसके बाद रचा गया था। नागर शैली से जिस शैली का अभिप्राय जान पड़ता है, उस शैली का विकास नाग सभ्यता के पोषणकर्ताओं ने किया था। इस संबंध में हमें याद रखना चाहिए, इस रूप में नागर शब्द का प्रयोग अन्य स्थानों पर भी हुआ है। नागर में मूल शब्द नाग है। धार्मिक भवनों या मंदिरों आदि की वह शैली वेशर कहलाती है, जिसमें ऊपरी या कृत्रिम सजावट और बेल बूटे आदि होते हैं। जिसके विपरीत नागर वह सीधी सादी शैली है जो हमें गुप्तों के बनवाए हुए चौकोर मंदिरों, नचना नामक स्थान के पार्वती के वाकाटक मंदिर और भूमरा के भारत मंदिर में मिलती है। इसी प्रकार चित्रकला की भी एक नागर शैली थी। देखने में तो उसका भी नाग कला से ही संबंध सूचित होता है, परंतु अभी तक हम लोग उसे पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हैं। संभव है कि अजंता की पुरानी चित्रकारी में उसे ढूंढ लिया जाए। नाग लोग अपने सिक्कों पर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। हिंदी लिपि का नाम नागरी अथवा देवनागरी लिपि ही क्यों पड़ा? डॉक्टर जायसवाल का विचार है, लिपि का यह नाम नाग सभ्यता की देन है, क्योंकि शीर्ष रेखा लगाकर अक्षरों को लिखने की प्रथा उन्हीं के काल में प्रचलित हुई। इसके प्रथम अस्तित्व का प्रमाण हमें पृथ्वी सेन प्रथम वाकाटक के समय के नचना और गंज के शिलालेखों में मिलता है। जान पड़ता है कि नागरी नाम का प्रयोग उस लिपि के लिए होता था जो ईस्वी चौथी शताब्दी में तथा 5वीं शताब्दी में आरंभ में प्रचलित थी। इसमें अक्षरों की शीर्ष रेखा संदुग्धनुमा होती थी। यह बात ध्यान रखने की है कि इस लिपि का प्रसार उन्हीं क्षेत्रों में पाया गया जहां नाग शासक राज करते थे, यानी बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में इस लिपि का विशेष प्रचार था। मध्य प्रदेश में नागकाल के पहले एक कोषाण शिलालेख भेड़ाघाट में मिला है जो साधारण ब्राह्मी लिपि में है। इसलिए उक्त लिपि का प्रचार कुषाणों के उपरांत वाकाटकों द्वारा तथा उनके पूर्व हुआ था। क्या क्या बातें हुई, जरा बात कर लेते हैं। एसपी गुप्ता के अनुसार जनतांत्रिक गणसंघ समाज के लोग लौह धातु और उसकी तकनीकी पश्चिम एशिया में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को साथ लाए। लोहा तांबे से अधिक मजबूत है, अतः उससे अच्छे और मजबूत युद्ध के हथियार बनने लगे ताकि युद्ध के मैदान को आसानी से विजित किया जा सके। ऐसे औजार बनने लगे जिससे कृषि और औद्योगिक उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। घरेलू कामकाज के उत्तम उपकरण बनने लगे जिससे मानव के सुख साधनों में वृद्धि हुई तथा जीवन सुखद व आसान हो गया। जीवन स्तर उच्च हुआ। यही मुख्य कारण था कि महाभारत के युद्ध के बाद अनार्य सभ्यता वैदिक सभ्यता से श्रेष्ठ प्रमाणित होने लगी। हम भली भांति जानते हैं कि सर्वप्रथम शिलालेख का काम अशोक ने प्रारंभ किया जो धम्म लिपि में है। नागों के सारे लेख पाली में हैं। संस्कृत के लेखों की परंपरा बहुत बाद में प्रारंभ हुई। भंडारकर के एक लेख के अनुसार, जिसका डेविड्स रहीज ने उल्लेख किया है, न केवल लेखन कला, प्रारंभिक भवन और मूर्तियां भी ब्राह्मणों से संबंधित नहीं है। काल जिसकी अक्सर हम चर्चा करते हैं, दूसरी सदी ईसा पूर्व के प्रारंभ से लेकर चौथी सदी ईस्वी के अंत तक में किसी भी भवन या मूर्ति की तलाश नहीं की जा सकी जिसका संबंध ब्राह्मणों के धर्म के साथ हो। भले ही ब्राह्मणवाद इस काल में अस्तित्व में था और मुख्य तौर पर ठीक उस प्रकार उसी स्थिति में पहुंच गया था अथवा उसका उस रूप में विकास हो चुका था जिसे हम बाद में देखते हैं। इसी प्रकार अवैदिक जैन तथा बौद्ध धर्म के जन्म तथा प्रचार प्रसार का श्रेय भी इन्हीं लोगों को जाता है। कपिल वस्तु के शाक्यों के महान बेटे राजकुमार बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचलन किया, जिसने मानव जाति को न केवल सार्वभौमिक धर्म दिया बल्कि एक ऐसा दर्शन भी दिया जो सार्वभौमिक भाईचारे की भी बात करता था। मानव जाति को उनकी सबसे बड़ी भेंट सैनिक राष्ट्र सुरक्षा व्यवस्था थी, जहां प्रत्येक नागरिक को सैनिक शिक्षा बचपन से ही आवश्यक थी, अर्थात उसका प्रत्येक नागरिक क्षत्रिय होता था और वीर सैनिक होता था। परिणाम स्वरूप भारत में सर्वप्रथम विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। यथा मगध का शिशुनाग
वंश नंद और मौर्यों का साम्राज्य पैठान तथा सातवाहन राजवंश अशोक ने प्राचीन भारत में सर्वाधिक विशाल क्षेत्र वाले साम्राज्य की स्थापना की। सातवाहनों ने लगभग 500 साल तक राज किया, जो सर्वाधिक लंबा काल है। तक्षकों ने विभिन्न नामों से स्थानों और तिथियों में लगभग 2500 साल तक राज किया। अक्सर कहा जाता है जनतंत्र जैसी सुंदर राजनीतिक व्यवस्था यूरोप वालों की ही आधुनिक युग की देन है, मगर उसका वास्तविक श्रेय नाग समाज को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने अब से 3-4 हजार वर्ष पूर्व ये जादू करके दिखा दिया था। प्रगति के इन शानदार मील पत्थरों की स्थापना में किन लोगों का हाथ था? इस भूमि के महान बेटे नागपुत्र और उनकी संघ व्यवस्था का। इनमें तक्षक सबसे आगे थे, जो सारी व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनकर जिए और तेजी से आगे बढ़े। वे महान उत्पादक थे, श्रमिक थे, स्वामी थे, वीर सैनिक थे, धनवान और शौर्यवान थे। वे बराबरी और भाईचारे के सिद्धांत में विश्वास रखते थे और जाति के नाम से वे अनभिज्ञ थे। बुद्ध की अहिंसा शिक्षा के अनुगामी थे। उनकी तलवारें हिंसा के लिए नहीं बल्कि शांति की स्थापना के लिए थी। वे भारतीय शहरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी अंतिम महान उपलब्धि भारत के प्राचीन ऐतिहासिक युग में स्वर्ण युग की स्थापना करना है। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे नागवंशी शासकों ने न केवल इस धरती की रक्षा की, बल्कि अपनी व्यापारिक बुद्धि से भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अहम भूमिका निभाई। वैश्य समुदाय और नागवंश के बीच के ये ऐतिहासिक साक्ष्य हमें अपनी साझा विरासत पर गर्व करने का मौका देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या व्यापार और समृद्धि की यह कला हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है? हमने अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने समाज के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई अपने गौरवशाली इतिहास को जान सके। ऐसे ही और भी ऐतिहासिक रहस्यों के लिए आपके अपने चैनल अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जागते रहें, जुड़ते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।